के साथ किया, उससे भी वही डरता है कि वैसा ही उसके साथ होगा। और लेट ऑन दिस हैपन्स इन जर्मन, और आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट व्हाई इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन। तो टुडे विल डिस्कस कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसी के अंदर रूट्स थी, जड़ें थी किसकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और हिटलर के लिए आई वांट टू यूज ए कॉमन टर्म, आई वांट टू यूज ए कॉमन टर्म कि हिटलर वाज नॉट अ बॉर्न, ही वाज मेड। हिटलर पैदा नहीं हुआ था, हिटलर को बनाया गया था। हिटलर वाज नॉट बॉर्न, ही वाज मेड। उसको बनाया किसने, सिचुएशन ने। अब आप मुझे बताएं, आज के टाइम में इन टुडेज सिनेरियो, नो वन इज, you know the vertical power sharing or horizontal power sharing? yes or no? टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। नो सर। नो, चलो नो सर। देखो आप नो जानते हो, सर। लिसन, आप जानते हो, लेकिन वही बात है, मैंने छोटे बच्चे से कहा कि पानी लेके आना, नर्सरी का बच्चा केजी का बच्चा पानी लेके आ जाएगा, ओके, उसको आप पानी की जगह वाटर भी बोलोगे तो लेके आ जाएगा, ठीक। लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम वाला मिक्सअप लेके आ, क्या वो लेके आ पाएगा? नो सर। नो सर। मीनिंग सेम है, वो समझेगा नहीं। मीनिंग सेम है, बट साइंटिफिक नेम की वजह से नहीं समझेगा। अभी आप है तो आप मुझे एज ए सोशल टीचर हूँ, मुझे आप ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ भी बोल दो तो मेनी टाइम आई एम अनएबल टू अंडरस्टूड। भले से आप शुगर ही मंगवा रहे हो, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम लोगे तो वी डोंट नो अबाउट दैट, सिंपल है। तो एजिट बेटा कि आपने स्टडी किया हुआ, अभी मैं बताता हूँ। वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है, वर्टिकल जो मेस का वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम वर्टिकल, ये होता है मेस में वर्टिकल। यस सर। ओके, तो आपके टॉप पे क्या आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर पावर शेयरिंग यस सर। स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट से पावर शेयरिंग हो रही है लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो वर्टिकल पावर शेयरिंग कहलाती है फेडरल सिस्टम, जो क्लास 8 में था, फंडामेंटल राइट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर। यस सर। यस सर था। So this is known as the vertical. Federalism is also known as the vertical power sharing. फेडरलिज्म को वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोला जाता है, क्योंकि पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स, नॉट ऑर्गन, डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। दिस इज नोन एज द वर्टिकल पावर शेयरिंग, और दिस इज आल्सो नोन एज फेडरल पावर शेयरिंग। तो फेडरल पावर शेयरिंग भी। अब when a power sharing between the different organs, अब यहाँ ये वर्टिकल है ना बेटा, तो सेंट्रल इज मोर पावरफुल कंपेयर देन द स्टेट, स्टेट इज मोर पावरफुल कंपेयर देन द लोकल। तो यहाँ पावर शेयरिंग है, यू नो। ओरिजेंटल पावर शेयरिंग जो होता है, ओरिजेंटल एक ही लाइन पे होते हैं तीनों, 3 ऑर्गन्स होते हैं। अब 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी लेवल पे पावर शेयरिंग हो रही है, डेट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मतलब लेजिस्लेशन, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, दिस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल। तो अभी इसको तो भूल जाओ, जो हमारी स्लाइड में क्या लिखा आया था, फेडरल। अब फेडरल पे आ जाते हैं सीधा स्लाइड। यस, तो यहां लिखा है कि you know Weimar established the democratic constitution with the federal structure। अब फेडरल स्ट्रक्चर कैसा हुआ, पावर शेयरिंग अमंग द स्टेट्स। तो उसने क्या किया, जर्मन ने अपना पावर शेयर किया स्टेट के बीच, कि स्टेट्स को भी पावर दो, तभी तो ग्रोथ कर पाएंगे। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए हम, बड़े दुख की बात है, और उनको ग्रोथ भी नहीं करने दोगे तो वो वैसे डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो deputies were elected on equal basis, universal votes in German given, सबको राइट टू वोट दिया गया,
और जर्मन की जो पार्लियामेंट है, ये आगे का वर्ड्स कट गया स्लाइड में, तो जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज द, व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट? Weimar Republic. नो बेटा, ये लिखा हुआ आगे, सेकंड लास्ट पॉइंट। डेप्यूटीज वर इलेक्टेड ऑन इक्वल बेसिस, जो भी लीडर्स थे वो इक्वल इलेक्टेड किए गए, और यूनिवर्सल वोट्स इन द जर्मन गिवन, और जर्मन पार्लियामेंट इज नोन बाय विच नेम? अरे जर्मन पार्लियामेंट का नेम नहीं पता आपको? अरे इट इज रिटन ना, सीधा सेकंड लास्ट पॉइंट। सर रीचस्टैग। यस, रीचस्टैग। हाँ रिस्टेक्स। तो दिस वाज द नेम। जैसे हमारी पार्लियामेंट को हम सांसद बोलते हैं, रीचस्टैग। जैसे डुम्मा क्या है, व्हाट इज डुम्मा? DUMA, डुम्मा। सर उनका कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट टाइप। रशिया का, यस ना, रशिया पार्लियामेंट ना। यस सर। तो बेटा इट इज लाइक यस सर, जार निकोलस का। जर्मन में पार्लियामेंट का क्या नेम था? रिस्टेक्ट। और इंडिया में जैसे हम संसद बोलते हैं, तो सबको वहां क्या किया गया, वेमार रिपब्लिक का जो बर्थ हुआ उसमें इक्वल राइट दिए गए, फेडरल सिस्टम को फॉलो किया गया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नेशनल असेंबली फॉर्म की। हारने के बाद भी वो दुखी नहीं थे, सब कुछ अच्छा कर रहे थे। और वेमार रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। अब देखिए लास्ट पॉइंट, कभी कभी इंसान बुरा करता है ना, तो उसको दुख नहीं होता बेटा, लेकिन अगर कोई अच्छा करे और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो बड़ा दुखी होता है, जैसा मेरे साथ होता है। मैं पढ़ाने की अच्छी कोशिश करता हूँ और 6 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं तो मुझे दुख बहुत होता है। तो ये हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, वेमार रिपब्लिक ने इतना अच्छा फ्रेम किया सब कुछ, मोनार्की को हटा के डेमोक्रेटिक लाने की कोशिश की, फिर भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वाई? क्यों? वेमार सर क्योंकि रिपब्लिक, जब जर्मनी यस सर क्योंकि जब जर्मनी हार गई थी एलाइड पावर्स से, तो सर उनके साथ एक सेटलमेंट हुआ था, तो सर उसमें वो सर पीस ट्रीटी नहीं थी सर, वो एलाइड पावर्स उन पे रूल कर रहे थे, उनको ऐसा नीचा दिखा रहे थे, तो मतलब उनसे उनकी मतलब जगह भी ले ली थी, उनको टैक्स ले रहे थे, उनको बहुत सर डाउन कर रहे थे इसलिए। वेरी गुड, ये और उन रीजन था गवर्नमेंट why they were not happy, why they were not receive the support of the German people। केवल एक गलती उनकी ऐसी थी जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सी द नेक्स्ट लाइन। यस, दिस वाज द मिस्टेक। अब देखिए, आज हमें फ्रीडम मिली, टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। अब अगर हम ये सोच लें कि हमारे इस टाइप से राइट्स हो जाते हैं इंडिया में कि रिलीजन बेस्ड कंट्री का डिवाइडेशन हुआ ना, तो व्हाट वाज द सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन बन गई कि डिवाइडेशन होना ही होना था, वो भी रिलीजन बेस्ड इंडिया और पाकिस्तान। अगर सपोज इस एग्रीमेंट पे जो लास्ट में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भी साइन किए, आई डोंट नो अबाउट डिटेल, मुझे नहीं पता किन्होंने किए, पर अगर जो ये एग्रीमेंट हुआ होगा, जो साइन हुए होंगे, जो ट्रीटी बनी होगी इंडिया पाकिस्तान की, तो वो साइन करने वाले की इतनी सी मिस्टेक है कि उसने साइन किए। बाकी अगर वो साइन नहीं करता तो भी सिचुएशन तो ऐसी बन गई थी ना कि दोनों को अलग होना था। यस और नो? यस सर। अब जैसे मान लो बेटा, इंडिया के अगर एग्रीमेंट पे साइन नहीं होते महात्मा गांधी के, मोहम्मद अली जिन्ना के, तो भी दोनों कंट्री में इतने राइट्स स्टार्ट हो गए थे। गदर मूवी आपने कितने ऐसे देखे, तो दोनों कंट्री को अलग तो होना ही होना था। केवल वो तो साइन करने वाले की इतनी सी मिस्टेक है कि उसके पास पेन था, उसने साइन किए। तो आप किसी गलती के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को डिफॉल्टर मानते हो, तो इट इज नॉट गुड। तो एज इट हैपेंस विद द वेमार रिपब्लिक, वेमार रिपब्लिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक चीज बताओ, अगर ये एग्रीमेंट को साइन भी नहीं करते तो देयर नो सच ऑप्शन भी नहीं था इनके पास। तो in this slide we'll discuss
कि what were the point, that's why people were not accepted the Weimar Republic. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, what do you think why Weimar Republic was not welcomed by its own people? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है 3 और 5 मार्क्स में कि ऐसे क्या रीजन थे जो वेमार रिपब्लिक को वहां के लोगों ने लाइक नहीं किया, वेलकम नहीं किया, क्योंकि वो तो अच्छी पॉलिसी लेके आई थी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेके आई थी, फेडरल सिस्टम लेके आई थी, फिर भी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो these are the reason given here. There were many inherent defect in it. इसके अंदर बहुत सारी कमियां और बहुत सारे वो थे। अब क्या थे अभी डिस्कस करते हैं। बट द मेन रीजन, सबसे बड़ी गलती क्या थी? वाज द वेमार रिपब्लिक एक्सेप्टेड, या तो उन्होंने एक्सेप्ट किया या साइन द पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्जाइस। अब वर्जाइस इज द नेम ऑफ प्लेस इन फ्रांस, फ्रांस में एक जगह का नेम है वर्जाइस। अब आप कहोगे सर साइन तो किया है एग्रीमेंट जर्मन वालों ने, और फ्रांस में क्यों किया? क्योंकि बेटा जो एलाइज पावर जो जीते थे तो वो उनकी इच्छा हो जाए एग्रीमेंट साइन करवाए, तो वो चाह रहे थे कि ये सब मीटिंग कहाँ हो? फ्रांस के अंदर हो। तो उन्होंने वो मीटिंग के लिए जो जगह चूज की थी उस जगह का नेम है वर्जाइस, और इट इज लोकेटेड इन द फ्रांस। और इस ट्रीटी को किस नेम से जाना जाता है? पीस ट्रीटी ऑफ वर्जाइस। ये पीस ट्रीटी नहीं थी, इट इज द हार्श ट्रीटी विद द जर्मन। ये जर्मन के लोगों के साथ बहुत हार्श ट्रीटी थी, बहुत कठोर जो होते हैं ना, बहुत रूड। तो मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल। अधिकतर लोगों ने किसको जिम्मेदार माना इसके लिए? वेमार रिपब्लिक ने, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन की, उसके बाद ही पार्लियामेंट और सब कुछ बनाया। फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट दिस ग्रेट एट द वर्जाइस। जो लोगों ने जो माना सब किसको जिम्मेदार मान लिया? वेमार रिपब्लिक को। इस डिसरेस्पेक्टफुल चीजों के लिए, इन कमियों के लिए, इन चीजों के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको ठहराया? वेमार रिपब्लिक को, कि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने उस ट्रीटी पे साइन किया है। अगर आप ट्रीटी साइन नहीं करते तो शायद हम आपको एक्सेप्ट करते। अब ऐसा क्या था उसमें? व्हाट वाज द इनसाइड द ट्रीटी जो इतना दुख था लोगों को? तो सी द नेक्स्ट स्लाइड, सी द मैप। ये मैप बीच में यूज करेंगे हम इसको। यस, ट्रीटी ऑफ वर्जाइस, आर्स एंड ह्यूमिलेटिंग पेस। बहुत कठोर और बहुत बेकार ट्रीटी थी जर्मन वालों के लिए। अब क्यों थी? व्हाट वर द प्रोविजंस इन द ट्रीटी? क्या क्या ऐसे प्रोविजंस रखे गए इसके अंदर? देखिए फर्स्ट पॉइंट, एक तो आप देखिए कितने बेकार वाली बात है। एक तो कोई कंट्री हार गया है और उसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी वजह से पूरे कंट्री वर्ल्ड में बहुत लॉस हुआ है और इसका पैसा भी तुम्हें देना है। चलो ओके, लास्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट, डजंट मैटर। तो व्हाट वर द प्रोविजंस? जर्मन लॉस इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। यू नो ओवरसीज कॉलोनीज क्या होता है? हेलो, Yes, sir. हेलो, आर यू हियरिंग माय वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा आप बोलते नहीं हो, मुझे डर लगता है झुमका कोई पता नहीं चलता कब कनेक्टिविटी कट गई। बोल दिया करो बीच में। Yes, sir. ओवरसीज कॉलोनीज उसको बोला जाता है जो किसी एक कंट्री में कितने मतलब ओशियन क्रॉस करके जो कॉलोनीज होती है दूसरे देशों में। जैसे हम किसके कॉलोनीज थे? ब्रिटेन के। यू आर द Britishers कॉलोनीज के। ऑफ ब्रिटिश। तो हम क्या है? ओवरसीज कॉलोनीज थे किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। तो ओवरसीज कॉलोनी मतलब अपार्ट फ्रॉम द ओशियन के आगे जो उस कंट्री को ओवरसीज कॉलोनी बोला जाता है, दूर की जो कंट्रीज पे जो कंट्रोल कर रखा है। तो जर्मन लॉस इट्स ओवरसीज कॉलोनी।
जर्मन ने अपनी कॉलोनीज को खो दिया। अब सोचो आपने किसी कंट्री को अपने अंदर ले रखा है और वो कंट्री आपसे छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, इस वर्ल्ड वॉर में जर्मन ने क्या किया? 1/10 पॉपुलेशन जो थी वो भी चली गई। कैसे गई? देखिए, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, जो टेरिटरीज थी वो ले ली गई 13%। अब कोई सोचो किसी एरिया की 13% टेरिटरी ले लोगे तो उसकी 1/10 पॉपुलेशन किस में चली गई? दूसरों के पास। अब उन्होंने एक ज्योग्राफिकल एरिया तो ले लिया आपसे 13%, साथ में क्या लिया? 75% आयरन। अब आप डेवलप, अब आयरन बिना इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी? तो देयर आयरन माइंस आल्सो टेकन बाय देम, 75% आयरन माइंस ले ली। 26% ऑफ कोल गिवन टू द फ्रांस, फ्रांस ने ले लिया। पोलैंड ने ले लिया। डेनमार्क एंड लिथुआनिया, इन्होंने उनका रिसोर्सेज भी ले लिए। जब लैंड भी ले ली, पॉपुलेशन ले ली, कंट्रीज ले ली उनसे, आयरन ले ली, आयरन माइंस, कोल माइंस दे हैव टेकन। और क्या लिया? एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मन, एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, यानी जो वेस्टर्न पार्ट है जर्मन का उसको डीमिलिटराइज कर दिया, मतलब कोई आर्मी वहां नहीं रखी जाएगी। अब सोचो, हमसे कोई एग्रीमेंट करे और बोल दे कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पे आप आर्मी नहीं रखोगे, तो पता है हमारी सिचुएशन क्या होगी? आगे ये चलो हम कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें टाइम चला जाएगा अगर इसे। चलो ओके, आर यू हियरिंग ना? सुन रहे हो? यस सर। ओके, तो एलाइड पावर डिमिलिटराइज कर दिया जर्मन एरिया। अब कौन सा एरिया किया? सीधा मैं ये बता देता हूँ मैं। जो बेटा ये राइनलैंड एरिया है ना, दिस एरिया, ये जहां पे मेरा कर्सर है, आर यू एबल टू सी ना कर्सर? दिस एरिया, यस सर। Yes, sir. तो दिस एरिया इज डिमिलिटराइज कर दिया। ये जो दे रखा है यहाँ पे साइन इस मैप में, मैंने स्लाइड भेज दी, आप आराम से देख सकते हो। अब ये एरिया डिमिलिटराइज कर दिया तो इसका बेनिफिट किसको हो गया? फ्रांस को। जब फ्रांस को पता है कि जर्मन ने अपने बॉर्डर पे आर्मी नहीं रखी तो पूरे मजे हो गए फ्रांस के। तो जब चाहेगा इस एरिया को धीरे धीरे अपने अंडर लेता जाएगा। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा ये स्लाइड नहीं दिखा पड़ा जरा। अंडर वार गिल्ट क्लोज में क्या, जो वार के लिए उसको दोषी माना गया, गिल्ट माना गया, गिल्टी माना गया, एंड क्या लगाया उस पे? जर्मन वाज फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन पाउंड, 6 बिलियन पाउंड कंपेंसेशन देना पड़ा जर्मन को। एक तो हार गए और ऊपर से पैसे भी दो। वाओ, क्या एग्रीमेंट किया? मतलब एक तो हार गया कंट्री, जमीन ले ली उसकी, रिसोर्सेज ले लिए, पॉपुलेशन ले ली, कंट्री ले ली, और उसके बाद आप उससे पैसे भी ले रहे। लास्ट, द एलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय के लिए जो राइनलैंड एरिया है वहां का सबसे इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू फेमस है ना इंडिया में, रिच मिनरल डिपॉजिट। अब कोई कंट्री हमारा छोटा नागपुर प्लेटू ले ले तो हमारी पूरी की पूरी कोल माइंस, आयरन माइंस सब वही है बेटा। तो हमारे तो डेवलपमेंट है, इनके रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल ही खत्म हो जाएगा। तो दिस हैपेंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये हुआ था इसमें। तो क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट किया?